साल 1972 अगस्त महीने का समय था। एक ओर बोलबम के जयकारे सुनाई दे रहे थे तो दूसरी ओर सावन की रिमझिम फुहारों ने मौसम में शीतलता भर दी थी। उस रोज पूरे दिन जोरदार बरसात हुई थी। आसमान अभी भी काले घने बादलों से घिरा था, जो कि ऐसे मौसम में धान रोपने का सबसे उपयुक्त समय होता है। ऐसा सोचकर रमन शाम के 6 बजे जब बरसात धीमी पड़ी तो खेतों की ओर निकल गया। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बाद अंधेरा घिर आएगा। अब छोड़ो भी, कल चले जाना। अरे मैं लालटेन लिए जा रहा हूँ। 2-3 घंटे धान रोपने के बाद वहीं खटिया लगा के सो जाऊंगा। अरे टूटी कुटिया में कहाँ बरसात में रात बिताएंगे आप? छोड़िए ना जी। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं देखूंगा। अगर बरसात ज्यादा हुई तो लौट आऊंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, और याद से खाना खा लीजिएगा। अगर बारिश आए तो भीगेगा मत, नहीं छुप जाइएगा। पत्नी के बार बार मना करने के बाद भी एक हाथ में लालटे और दूसरे में छाता पकड़े तेज कदमों से खेत की तरफ निकल जाता है। जल्दी जल्दी काम शुरू करता है और काम करते करते भूल ही जाता है कि रात की अंधेरा घिर आई है। आसमान में अभी भी बादल थे। रह रहकर बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं थी। थकान मिटाने को रमन अपनी पुरानी कुटिया के बाहर खाट डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगता है। जब तक थकान उतरती है उसे एहसास होता है कि रात काफी हो गई है। अब उसे समझ ना आता कि इस काली गहरी रात में अकेले खेत पर ही रुके या घर लौट जाए। अभी रमन सोच ही रहा था कि तभी उसे लालटेन की धीमी सी रोशनी में पास के खेत में किसी की आकृति दिखाई देती है। मैं तो यूं ही घबरा रहा हूँ। चंपक काका भी लगता है आज खेत में धान रोपने के लिए ही रुके हैं। पियोन के खेत में अंधेरे में किसी की आकृति देखकर रमन को बड़ी हिम्मत मिल गई थी। उसने साथ लाई हुई रोटी निकाली और नमक के साथ खाकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। रमन आंख बंद करके चारपाई पर लेटा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे काका ने उसे पुकारा हो। रमन आंख खोलकर लालटेन से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अपना वहम समझकर वो एक बार फिर आंख बंद करके वहीं लेट जाता है। रह रहकर रमन को किसी के खेत में यहां से वहां दौड़ने की आहट सुनाई पड़ रही थी। वो दिन भर की थकान से चूर था। आसपास होती हलचल को नजरअंदाज करके वो लगभग गहरी नींद में पहुंच गया था। अचानक ही आधी रात गए उसे एहसास हुआ कि आसपास कहीं बहुत तेज आवाज में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कुछ देर नींद की जोर में वो आवाज को इग्नोर करता है, लेकिन ढोल बाजों की आवाज लगातार उसके नजदीक आती जा रही थी। कुछ ही देर में ढोल के साथ साथ भील के शोर की आवाज भी रमन के कानों में पड़ने लगती है। अब उस शोर में चारपाई पर आंख बंद करके लेट पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है और शोर की दिशा में देखने का प्रयास करता है। रमन को कोई अंदाजा नहीं था इस समय रात का कौन सा पहर चल रहा है। आधी नींद में ही उसने एक बार फिर से अपनी आंखों को मसलकर देखने की कोशिश की। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस ऐसा लगता था कहीं पास में ही कोई बारात गुजर रही हो। जैसे आमतौर पर बारात देखने की लालसा इंसान को होती ही है, इसलिए बारात देखने के कौतूहल में रमन अपने खेत से कुछ कदम बाहर आकर बारात की दिशा में चल पड़ता है। खेत से बाहर आते ही अब उसे अपनी आंखों के सामने एक सजी धजी बारात नजर आने लगती है। बारात बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि आमतौर हुआ करती है। हुड़दंग था, जोरदार नाच हो रहा था और सज धज कर तकरीबन 100 लोग ढोल बाजों के साथ बढ़े चले जा रहे थे। अरे किसकी बारात है ये? आज तो गांव में किसी का ब्याह नहीं है। किसी और गांव से भटक कर यहाँ तो नहीं आ गई। रमन के मन में प्रश्न आया तो पूछने के लिए वो बारात की ओर बढ़ गया। अरे भैया, किसके यहाँ की बारात है? रमन के सवाल के जवाब में सामने नाच रहा आदमी अचानक से रुक जाता है और थोड़ा गंभीर होकर एक नजर ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे पड़ोस के गांव चिपिया
ई से आ रहे हैं, मंगरू की बारात है, रमेश की लड़की के साथ। अब आ गए हो तो चलो भैया, साथ में तुम भी झूम लो। रमन के मना करने पर भी हुड़दंग के मूड में नाच रहे लड़कों ने उसे अपने साथ घसीट लिया। अरे हम तो कहते हैं साथ ही चलो, जोरदार दावत मिलेगी, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मजा ना आए तो कहना बारात के लिए। अरे याद रखोगे, ऐसा ब्याह दूसरा देखने को ना मिलेगा। हाँ हाँ, चलो खाने की व्यवस्था हो तो मजा ही आ जाए। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। लेकिन नमक, रोटी से भूख तो मिट गई, लेकिन पेट नहीं भरा, इसलिए आज दबा के खाऊंगा। बारातियों के जिद करने पर रमन भी उनके साथ हो लेता है। चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसी अंधेरे में कड़कड़ाती बिजली की चमक में उसने देखा बारात के सबसे आगे एक लड़का घोड़ी पर चढ़ा बैठा है। घोड़ी पर सवार युवक का चेहरा रमन को नजर नहीं आ रहा था। बेगानी शादी में बिन बुलाए उन अनजान लोगों के कहने पर पता नहीं क्यों रमन जाने को भी तैयार हो गया था। बाराती नवल को भी ढोल की थाप पर जमकर नचा रहे थे कि बारातियों की तरह गेंदे के फूलों की एक माला भी उन्होंने नवल के गले में डाली और बारात आगे बढ़ निकली। बारात आगे बढ़ती ही जा रही थी। नाचते नाचते रमन बेसुध हो गया था, लेकिन जाने क्यों अभी भी नाचता ही जा रहा था। पता नहीं कितने घंटों तक वो बारात के साथ नाचता रहा। गांव कितनी दूर छूट गया इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। अचानक ही एक जगह जाकर बारात ठहर गई। एक बड़ा सा पेड़ था, मानो जैसे कोई विशाल बरगद का पेड़, जिसके नीचे कुछ लड़की बैठी हुई थी जिसे कुछ औरतें सजा रही थी। भाई आओ कुछ खा लो, कुछ देर में ब्याह का कार्यक्रम होगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, आज तो जमकर खाऊंगा मैं। हाँ, बाराती की बात सुनकर नवल सामने लगे खाने के पंडाल की ओर चला जाता है और थाली भरकर भोजन परोस लेता है। भोजन करने के लिए बैठता ही है कि अचानक उसे लघु शंका महसूस होने लगती। पहले हल्का होकर आवतानी भैया, फेरू खाना खाइल जाए। पहला निवाला मुंह में डाले बिना ही हल्का होने चला जाता है और बारात से थोड़ा दूर हटकर एक किनारे जाकर लघु शंका करता है। तभी उसे बेल के गले में बंधने वाली घंटी की आवाज सुनाई देती है। रमन का ध्यान बारात से भंग होता है और वो पलटकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे रास्ते पर सामने से एक आदमी बेल की रस्सी पकड़े हुए आता दिखाई देता है। बम बम भोले। अरे इतनी रात गए अंधेरे में कहाँ निकले हो भैया? कौन गांव के हो? ये भी कोई समय है बाहर निकलने का? हम तो पी दिया, गांव से बानी भैया, यहाँ बारात में आइल बानी। आप कौन गांव के हो? इतनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं तो दूर गांव में बैल खरीदने गया था, बस वहीं से लौटते देर हो गई। अरे लेकिन तुम कौन सी बारात में आए हो? यहाँ इस जगह पर कौन बारात आई है? भांग वांग चराए हो क्या? सावन के महीने में तो ब्याह शादी होती ही नहीं है और पिपीड़ी तो यहाँ से 10 कोस दूर है। उस आदमी के इतना कहते ही जैसे नवल का सम्मोहन भंग हो जाता है और वो पलटकर उस जगह की ओर देखता है जहां अभी कुछ देर पहले तक खूब चहल पहल थी। जमकर नाच गाना हो रहा था और दावत चल रही थी सामने। जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो बारात में आया था, बारात कहाँ गई? नवल नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ देर पहले तक सुनाई दे रही बारात के कौतूहल और रौनक कहीं महसूस नहीं होती है। अचानक ही उसकी नजर उस बड़े से पेड़ की ओर जाती है जहां पर औरतें एक दुल्हन को घेर कर बैठी थी। पेड़ की ओर देखाक जैसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
पेड़ के आसपास कोई दुल्हन नहीं, बल्कि सफेद कपड़े पहने कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो शायद उसकी ओर ही देख रही थी। सुंदर कपड़ों में सजे बाराती भयानक शक्ल और कटे फटे शरीर वाले भूत थे। रमन के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही थी और उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। एक पल में जैसे उसके शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई थी। उसके सामने ढेरों भयानक भूत खड़े थे, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वहां से भाग सके। क्या हुआ भैया? अरे किस चक्कर में पड़ गए? अब कोई बारात नहीं है यहाँ पे, आप कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो। चलो यहां से। रमन उंगली का इशारा करके उस पेड़ की ओर देखने को कहता है। पेड़ पर उसे भयानक प्रेत उल्टे लटके हुए नजर आ रहे थे। अरे भैया कुछ नहीं है उधर, मैं कहता हूँ चलिए आप यहाँ से। अच्छा आप मेरे बैल का रस्सी पकड़िए और अपने प्रभु को याद करिए, भोले बाबा सबको पार लगाएंगे। भोले बाबा का नाम सुनते ही जैसे रमन की तंद्रा भंग हो जाती है और वो साथ चल रहे बैल को देखकर प्रणाम करता है। जय हो जय हो जय हो नंदी बाबा, बाबा मेरा संदेश भोले बाबा तक पहुंचा दो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो बाबा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, आज तो मैं शायद जिंदा घर ना लौटता अगर आप समय पर ना आए होते। भोले बाबा सबकी मदद करते हैं, उनकी दृष्टि सबके ऊपर रहती है। घबराओ नहीं, चल मैं तुम्हें पिपरी पार करा देता हूं। रमन को अब और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन आवाजों पर ध्यान दिए बगैर वो बस ओम नमः शिवाय बोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद प्रेत गायब हो जाते हैं। जिस समय वो पिपरी गांव के किनारे पहुंचा, सुबह के 4 बजने को थे। जाओ तुम्हारी प्रकोप टल गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, अब प्रेतों का समय, काल खत्म हुआ। अब तुम आराम से जो अपने घर और भोले भोले बाबा का पूजा करना मत भूलना, ठीक है? अब मैं भी चलता हूं। हर हर महादेव। इतना कह के वो आदमी जो नंदी के साथ आया था, वो अपने घर की ओर प्रस्थान करता है और उधर रमन अपने घर जाने की कोशिश करता है। यहां से उसका घर 5 कोस दूर था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो 1 घंटा की दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी हो जाती है और पूरे रास्ते में सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता जाता है। दोस्तों, रमन से याद आया, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो? नहीं करते तो करना शुरू कर दो आज से। देख सकते हो रमन किस दुविधा से वापस आ गया। आप भी करो, आपको कोई भी दुविधा नहीं आएगी। बोलो हर हर महादेव। दरवाजा खोलो वसुधा। इतना सवेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक होने पर उसकी पत्नी वसुधा घबरा सी जाती है और सोचती है, इतना सवेरे आखिर कौन आया होगा। तभी उसका पति रमन की आवाज आता है। वो दौड़ते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है और कहती है, आप इतनी बरसात में क्या हुआ? आप इतने घबराए क्यों लग रहे हो? कोई जंगली जानवर तो नहीं आए? क्या तुम कुछ भी बकी जा रही हो वसुधा, मुझे चक्कर। रमन चक्कर बोलते ही उसको चक्कर आ जाती है। वो बेहोश हो जाता है। उसकी पत्नी काफी घबरा जाती है और तभी वो अपने पड़ोसी को बुला लेती है और कहते हैं, रमन की पत्नी गांव वालों के पास जाकर सड़ी घटना बता देती है। गांव वाले जैसे ही खबर सुनते हैं,
गांव के कई सारे लोग रमन के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी तरह पानी छिड़क कर हाथ पैर मलने के बाद 1 घंटे बाद होश आता है। पर्को फिर वो पिछली रात हुई सारी आप बीती सुनाने लगता है। अरे तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। तुमको किसने कहा कि कल हम रात में खेत में सोए थे? अरे हम तो सारी रात अपने घर पे ही सोए थे। रही बात खेत में जाने की, वो तो दूर की बात है। अरे हमको तो छोड़ो, कल तो पूरे गांव के लोग दिन में भी नहीं निकले बाहर, क्योंकि बारिश ही कुछ ज्यादा हो रही थी। कुछ की बहुत ज्यादा हो रही थी बारिश। और तुम कुछ तो दिमाग लगाओ, सावन के महीने में कौन सा शादी होता है? और जिस कमलेश की लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, उसको मरे हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम क्या जानते नहीं हो मरे हुए आदमी का ब्याह हुआ करता है क्या? बाबा की बातें सुनकर तो रमन का शरीर एक बार फिर से सुन्न पड़ने लगा था। एक बात बताओ, उस आदमी का नाम नहीं पूछे जो तुमको उस प्रेत बारात से बचा कर लाया? कौन था, कौन गांव बताया था? गांव तुर्रा बताया, शायद शिव नाम था। उसके पास एक नंदी महाराज भी था, कहीं दूर गांव से खरीद के लाया था। अरे हम तो कहता है बिटिया, तुम्हारा पूजा पाठ काम आ गया, शिव नाम ही ना बताया था। हमको तो लगता है भगवान शिव ही थे जो नंदी के साथ तुमको वहां बचाने के लिए प्रकट हुए, वरना वो भूतों की बारात तुमको काहे नहीं दिखाई दी? तुमको ही क्यों दिखाई दे रहे थे? जिस तुरा गांव का तुम नाम ले रहे हो ना, दूर दूर तक 20 कोच तक में भी इस नाम का कोई गांव नहीं है। यहां पर अरे जीवन बीत गई हमको इसी गांव में रहते रहते। आसपास के 10 गांव के लोगों को तो नाम से ही जानता हूं मैं। एकाएक से नवल को उस आदमी की बात याद आती है और वो अपनी पत्नी से पूछता है, आज दिन कौन सा है? आज तो सोमवार है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भोले बाबा का शुक्रिया अदा करना है। चलो मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। आज से मैं हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करूंगा। गांव के लोगों का कहना था कि रमन को उस रात साक्षात भोले बाबा मार्ग दिखाने आए थे। उस दिन के बाद गांव में सावन के दिनों में प्रेत बारात निकलने की बात आग की तरह फैल गई। कहते हैं उस घटना से सबक लेकर आज लोग देर रात तक बाहर निकलने से डरते हैं। बिहार के उत्तर छोर पर बसा एक छोटा सा गांव, बेलहिया टोला। न ज्यादा सड़कें, न बिजली की ठीक व्यवस्था। दिन में खेतों की हरियाली और रात में डर का सन्नाटा। इसी गांव में रहता था हरिहर प्रसाद, एक गरीब किसान जिसके पास जमीन कम थी पर ईमानदारी बहुत। हरिहर की दुनिया उसकी बेटी गुड़िया थी। गुड़िया पढ़ी लिखी थी, इंटर पास कर चुकी थी और अब समाज की नजरों में शादी लायक हो चुकी थी। लेकिन इसी शादी लायक होने के साथ गांव की नजरें बदलने लगी। हे भगवान, बेटी को पढ़ाया तो सोचा था उसका भविष्य उज्जवल होगा, पर अब ये समाज दहेज का बोझ डालने को तैयार बैठा है। बाबू, आज फिर चिंता में डूबे हो? चिंता नहीं करूंगा तो क्या करूंगा बेटी? तेरी माँ होती तो शायद रास्ता दिखा देती। माँ की कमी मैं समझती हूँ बाबू, लेकिन मैं बोझ नहीं बनना चाहती। हरिहर कुछ नहीं बोलता, बस आसमान की तरफ देखता है। गुड़िया की पढ़ाई पूरी होते ही गांव के कुछ घरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई है, ऐसी लड़कियां ज्यादा सवाल पूछती हैं, दहेज भी ठीक ठाक मिलेगा। और इन फुसफुसाहटों के बीच एक नाम बार बार उभरने लगा, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। हरिहर, सुने हैं तेरी बेटी अब जवान हो गई है। हाँ ठाकुर साहब,
ईश्वर की कृपा से। तो रिश्ता तय करो हमारे भतीजे के लिए। पर ठाकुर साहब, मैं गरीब आदमी हूं। गरीबी में ही तो मजा है हरिहर, वरना एहसान कैसे दिखेगा। उस रात हरिहर को नींद नहीं आई। बार बार उसे अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज सुनाई देती रही। हरिहर, बेटी को सौंप मत देना। आधी रात को घर के बाहर पायल जैसी आवाज गूंजी। बाबू, बाहर कौन है? मैं देखता हूं। हरिहर दरवाजा खोलता है। कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान जो सीधे कुएं की ओर जाते थे। ये कैसे हो सकता है? उस कुएं को गांव में मनहूस कहा जाता था। कहते हैं वहां कभी एक लड़की दहेज के कारण जिंदा जलाती गई थी और उसकी आत्मा आज भी इंसाफ ढूंढती है। गुड़िया उसी कुएं की तरफ बिना कुछ बोले घूरती रही। अगली सुबह गुड़िया के हाथ पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने रात में उसे छू लिया हो। बाबू, अगर बेटी को उसका हक न मिले तो क्या वो चुप रहती है? पिछली रात के बाद हरिहर के घर की हवा बदल चुकी थी। कुएं से आती ठंडक अब घर के आंगन तक पहुंचने लगी थी। गुड़िया पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादा चुप रहने लगी थी और कभी कभी खुद से बातें करती। उधर गांव में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वो चमक इज्जत की नहीं थी, मालिकाना हक की थी। कल रात हरिहर की बेटी को देखा, आंखों में आग है। हुजूर, वो तो गरीब किसान की बेटी है। गरीब की चीज मालिक की होती। ठाकुर ने उसी दिन जानबूझकर हरिहर के खेत के पास से गुजरना शुरू किया, जहां गुड़िया पानी भरने जाया करती थी। उसकी नजर हर बार गुड़िया पर रुक जाती और गुड़िया अब वो नजर महसूस करने लगी थी। नाम क्या है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया नहीं, शेरनी जैसी आंखें हैं तुम्हारी। गुड़िया चुप रहती है। ऐसी लड़की झोपड़ी में नहीं, हवेली में शोभा देती है। मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर मुस्कुराता है। उसी शाम ठाकुर ने पंचायत बुलवाई। नाम था भलाई की बात। असल मकसद हरिहर पर दबाव। हरिहर, तुम्हारी बेटी के लिए बड़ा रिश्ता लाया हूं। ठाकुर साहब, मेरी औकात? औकात की बात मत कर, बस हाँ या ना बोल। ठाकुर साहब खुद रिश्ता चाह रहे हैं। सन्नाटा छा जाता है। पर मेरी बेटी की मर्जी। मर्जी गरीबों की हालात तय करते हैं। ठाकुर ने फैसला सुना दिया। अगर हरिहर ने शादी से मना किया तो उसकी जमीन नीलाम हो जाएगी। गुड़िया रात को कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। अगर शादी जबरदस्ती होगी तो बारात सही सलामत लौटेगी नहीं। हरिहर अब थक चुका था। जमीन जाने वाली थी, घर गिरवी था और गांव अब साथ में ही तमाशा देख रहा था। जिस पिता ने बेटी को कभी धूप में नहीं चलने दिया, आज उसी बेटी को ठाकुर की हवेली के हवाले करने जा रहा था। हरिहर जानता था ये शादी नहीं, सौदा है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो मेरी बेटी का भाग्य ऐसे हाथों में दे रहा हूं। वो जमीन पर बैठ जाता है। मैं बाप हूं, पर आज खुद को कसाई समझ रहा हूं। उधर हवेली में ठाकुर रुद्र प्रताप शीशे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शादी की खुशी नहीं थी, मालिक बनने का घमंड था।
अब तो गुड़िया मेरी हो ही गई है। हुजूर, हरिहर मान गया है। मानना ही था उसे। गरीबों के पास मना करने की हैसियत नहीं होती। अब देखता हूं वो पढ़ी लिखी लड़की मेरी हवेली में कैसे सिर उठाकर जीती है। हरिहर ने शादी के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन उस हाँ के साथ उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी बेटी अब उसकी नहीं रही, किसी और की अमानत बन गई। गुड़िया। बाबू, आपने तय कर लिया ना? हरिहर बोल नहीं पाता। मैं समझ गई बाबू। माफ कर देना बेटी, तेरा बाप तुझे बचा नहीं पाया। वो गुड़िया के पैर पकड़ लेता है। बाबू, ये क्या कर रहे हो? आज पहली बार मैं बाप नहीं, गुनहगार हूं। उस रात हरिहर मंदिर पहुंचा। कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ भगवान की मूर्ति और एक टूटता हुआ पिता। हे भगवान, अगर बेटी को जन्म देना पाप था तो मुझे ही सजा देना। मेरी बेटी निर्दोष है, उसे उस हवेली के अंधेरे में मत भेजो। मूर्ति के पास दिया अचानक बुझ जाता है। अगली सुबह ठाकुर ने शादी की तारीख रख दी, अमावस की रात, और उसी दिन हरिहर ने सपने में अपनी मरी हुई पत्नी को देखा। हरिहर, तूने बेटी सौंप दी, पर अब वो किसी की नहीं रहेगी। गुड़िया की जिंदगी में एक सच था जो उसने कभी अपने पिता को नहीं बताया। कुएं के पास जहां डर की कहानियां थीं, वहीं उसका प्यार भी था। उस लड़के का नाम था माधव, एक साधारण ईमानदार नौजवान जो कभी रात में कुएं की रखवाली करता था। गुड़िया उससे प्यार करती थी, लेकिन पिता की मजबूरी, गरीबी और समाज के डर ने उस प्यार को जुबान नहीं दी। अब जब उसकी शादी तय हो चुकी थी, ये मुलाकात आखिरी थी। गुड़िया चुपचाप आती है। गुड़िया, सच है क्या तुम्हारी शादी? गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखें भर आती हैं। माधव, आज अगर कुछ ना बोली तो जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगी। माधव सब समझ चुका था। उसे किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसने गुड़िया की चुप्पी पढ़ ली। अगर तूने एक बार कहा होता तो मैं पूरे गांव से लड़ जाता। और मेरे बाबू, वो कैसे लड़ते माधव? मैं अपने प्यार के लिए अपने बाप की मजबूरी नहीं बन सकती थी। गुड़िया जानती थी अब वो किसी और की पत्नी बनने वाली है। नाम का रिश्ता, बिना इज्जत। आज आखिरी बार। मुंह से गले लगा लेती है। तू मेरी नहीं बन सकी, पर मेरी दुआ बन के रहना। अगर मैं कभी बदल जाऊं तो समझ लेना वो मैं नहीं हूं। माधव चौंकता है। मैं तेरा इंतजार करूंगा। मत करना माधव, कुछ इंतजार आदमी को जिंदा नहीं रखते। अगली सुबह गुड़िया की शादी हो जाती है। सिंदूर तो भर जाता है, लेकिन उसकी आंखें सूनी हैं। और उसी रात माधव सपने में गुड़िया को देखता है। अब जो आएगा वो इंसाफ होगा। शादी के बाद गुड़िया की जिंदगी हवेली की 4 दीवारों में कैद हो चुकी थी। उस रात दिल बहुत भारी था। वो आखिरी बार अपने प्यार की परछाई देखकर लौट रही थी। आसमान में बादल थे, हवा में सन्नाटा, और रास्ते में एक जोड़ी आंखें उसे देख रही। गुड़िया तेज तेज कदमों से चल रही थी। अब बस, अब किसी को नहीं दिखना चाहिए। अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल होती है। वो था लालू, ठाकुर का पुराना चमचा। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ते ही चेहरा बदल गया। उसने दूर से देखा था गुड़िया किसी लड़के से मिलकर आ रही थी। अरे,
ये तो अभी अभी शादी करके आई है। वो मुस्कुराता है। ठाकुर साहब को मजा आ जाएगा ये सुनकर। लालू बिना देर किए सीधे हवेली पहुंचता है। ठाकुर अभी आंगन में बैठा था। ठाकुर साहब, आज रात बहू रानी को किसी के साथ देखा है। किसके साथ? कुएं की तरफ से आ रही थी, एक लड़के के साथ। ठाकुर की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। ठाकुर को लगा उसकी मालिकियत को किसी ने चुनौती दी है। उसके लिए यह सवाल इज्जत का नहीं, हवस का था। गुड़िया जैसे ही अंदर आती है। कहां से आ रही हो? गुड़िया ठिठक जाती है। मंदिर गई थी। इतनी रात को? मन भारी था, माँ की याद आ गई। एक पल का सन्नाटा। गुड़िया जानती थी सच बोला तो उसका अंत यहीं हो जाएगा। उसने झूठ को अपनी ढाल बना लिया। किसी से मिली? गुड़िया की सांस रुक जाती है। नहीं। सच? हाँ। ठाकुर कुछ पल उसे घूरता रहता है, फिर ठंडी हंसी हंसता है। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। उधर गुड़िया अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। आईने में उसे अपनी परछाई थोड़ी अलग लगी। कमरे के बाहर से ठाकुर की आवाज आती है। अगर झूठ पकड़ा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी के बाद गुड़िया का बाहर जाना ठाकुर को चुभने लगा था। कभी मंदिर, कभी कुएं, कभी मां की याद का बहाना। ठाकुर जानता था यह सब झूठ है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि गुड़िया किसी न किसी से मिलने जाती है, और जब शक हवस से टकराता है तो आदमी जासूस बन जाता है। रोज बाहर जाना मुझे मूर्ख समझती है क्या? हुजूर, एक दिन पीछा करके देखिए। ठाकुर की आंखों में जहर उतर आता है। उस शाम गुड़िया चुपचाप कुएं की ओर बढ़ी। आज उसके कदम हल्के थे। पीछे पीछे ठाकुर परछाई बनकर चल रहा था। गुड़िया, अब डर लगता है। मुझे भी, पर दिल कहाँ मानता है। काश मैं तुझे इस हवेली से दूर ले जा पाता। अगर ये प्यार गुनाह है तो सजा मंजूर है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। बस यही देखना बाकी था। गुड़िया कांप जाती है। ठाकुर साहब, गलती मेरी है। गलती नहीं, अब फैसला होगा। उस रात कोई सो नहीं पाया। हरिहर का दिल डर से बैठा जा रहा था। उसे लगा अब सब खत्म। आज सच सबके सामने आएगा। वो गुड़िया और माधव को आगे करता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते। गांव में सन्नाटा। सबको लगा अब सजा मिलेगी, लेकिन ठाकुर की आवाज इस बार बदली हुई थी। अगर ये लड़की किसी और की अमानत थी तो मैंने गुनाह किया। हरिहर की आंखों से आंसू बह निकलते। आज पंचायत के सामने इन दोनों की शादी होगी। गांव ने पहली बार देखा ताकत झुकी। माधव और गुड़िया की उसी जगह शादी करवा दी गई। बेटी, आज तुझे असली घर मिला है। जब समाज डर से ऊपर उठता है तब बेटी बोझ नहीं, इंसाफ बन जाती है। अगर हर पिता हरिहर बन जाए और हर समाज सच का साथ दे तो किसी गुड़िया को झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े।